हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 12/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपकी जो है 2019 एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के टोटल आपके जो इतने शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, जिसके 11/2/2019 के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन और 12/2/2019 के शिफ्ट 1 के मैथ के सॉल्यूशन सारे जो है इस चैनल पर करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। 12/2/2019 के शिफ्ट 2 के जो है मैथ के सॉल्यूशन सारे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 6,000 रुपये तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 6,750 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 4 ईयर दिया गया है, यानी कि 4 साल दिया गया। और पांचवें वर्ष और यहाँ पर समय जो है कितना है, 5 साल है। तो जब समय में अंतर कितने 1 ईयर का रहे, कितने अंतर रहे, 1 साल का अंतर रहे, कितने साल का, 1 साल का अंतर रहे, तो आपको और रेट आपसे यानी कि दर आपसे पूछा जाए तो क्या करें, दोनों का अमाउंट यानी कि मिश्र धन का क्या करें, पहले अंतर निकाल ले। मिश्र धन का क्या करें, अंतर निकाल ले, यानी कि 6750 माइनस आप क्या करेंगे 6000 कर देंगे। तो दोनों का अंतर कितना आता है, 750। यानी कि जब चौथा वर्ष से पांचवा वर्ष में गया तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज उसे कितना मिला, 750 रुपया। तो आपसे रेट अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको जो पिछला वर्ष में यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया, 6,000 रुपये चौथा वर्ष का ब्याज नहीं, यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया। तो जो आपको पिछला वर्ष यानी कि जो आपके अगले से पिछला वर्ष हो यानी कि जो सबसे कम रुपये एक तरह से दिया हुआ है उसको क्या रखें, नीचे की ओर लिख दे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ऊपर काटेंगे तो 25 या 75 हो जाता है। यानी कि आपका रेट कितना आ गया, 25/2%। तो आंसर किस में दिया गया, पॉइंट में दिया गया है। तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12.5%। यानी कि रेट कितना आ जाएगा आपका 12.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब समय में अंतर कितना रहे, 1 वर्ष का अंतर है, तो दोनों में क्या करेंगे, अमाउंट का अंतर निकालेंगे। जो आपके पिछले वर्ष का यानी कि जो आपका कम अमाउंट दिया गया हो उसे जो है क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और परसेंटेज का उसे जो है परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका रेट आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है ए तथा सी मिलकर जो है किसी काम को कितने 120 दिनों में करता है। सी तथा ई जो है उसी काम को समान कार्य को कितने दिनों में करता है, 80 दिनों में करता है। और ए तथा ई जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 160 दिनों में करता है। तो पूछा जा रहा है कि ए सी और ई जो है तीनों मिलकर उस काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या, टोटल वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क आपका क्या हो गया, कुल कार्य, इफिशियंसी आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता, टाइम यानी कि आपका क्या हो गया, समय हो गया। तो आपको ये जो हमेशा टाइम एंड वर्क में याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सभी का क्या करेंगे, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए और सी मिलकर जो है कितने दिनों में करता है, 120 दिनों में करता है। फिर सी और ई कितने दिनों में करता है उसी काम को, तो उसी काम को सी और ई जो है 80 दिनों में करता है। फिर ए और ई जो है उसी काम को जो है कितने दिनों में करता है, तो 160 दिनों में करता है। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 120, 80 और 60 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 16 3 48, 12 4 48 यानी कि 480 आपका क्या आ जाता है, एलसीएम तीनों का आ जाता है। तो जब 480 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 जो आ जाएगा वो किसका इफिशियंसी होगा, ए और सी दोनों का मिलाकर कितना इफिशियंसी होगा, यानी कि कार्य क्षमता 4 होगा। फिर 80 यानी कि 480 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि सी और ई का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होगा। और जब 480 को 160 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि ए और ई का मिलाकर जो इफिशियंसी कितना होगा, 3 इफिशियंसी होगा।
तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सभी का जो है अलग अलग इफिशियंसी यानी कि तीनों का जो है एक साथ इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 2A है, 2C है, 2E है, यानी कि यहाँ पर 2A 2B 2E का जो है यहाँ पर क्या किया गया, इफिशियंसी यहाँ पर लिया गया है। यानी कि इस तरीके से हम जो है इसे लिख सकते हैं, यानी कि 2A है, 2C है, 2E है, और टोटल कार्य क्षमता जो है यहाँ पर कितना है, 6 4 10 3 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस E की जो है कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 13/2। यानी तीनों मिलकर जो है कितनी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता से काम करते, 13/2 के इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता से काम करते। तो हमें करना कितना काम है, 480 काम करना। तो 480 बटा जो है क्या करेंगे, तीनों का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितना, 13/2, यानी कि करना हमें 480 काम है, करेगा कितने के स्पीड से, 13/2 के स्पीड से, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला में बताया गया टोटल वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो टाइम इक्वल टू जो आपका क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी लिखते हैं। तो ऊपर क्या हो गया आपको, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता। तो 2 जो है क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। इसे सॉल्यूशन करेंगे, इसे हल करेंगे तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 13 आपका नीचे रहेगा, यानी कि 48 दूनी कितना हो जाता है, 96, यानी कि 960/13 दिन लगेगा तीनों को मिलकर काम करने में। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल डेज आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना दिया गया है। लंबाई आपका दिया गया 16 मीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया गया 12 मीटर, ऊंचाई यानी कि हाइट आपका दिया गया 15 मीटर। पूछा जा रहा है कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सब जब आपके कमरे या फिर क्यूबॉइड में आपको बोला जाए कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डायगोनल आपका क्या होगा, यानी कि आपका विकर्ण जो है उसमें क्या होगा। तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए कि डायगोनल का क्या होता है, रूट हो जाता है आपका L² प्लस B² प्लस S² हो जाता है। L से लेंथ यानी कि लंबाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, या S से हाइट यानी कि ऊंचाई आपका हो जाता है। तो लेंथ यानी कि लंबाई आपका कितना दिया गया, 16 दिया गया, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 256। 1 से 30 तक जो आपको हमेशा जो है स्क्वायर आपको याद रखना है। तो 1 से 30 तक का जो आप स्क्वायर जरूर याद रखें। तो आपका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 144। H कितना दिया गया यानी कि हाइट कितना दिया गया, ऊंचाई, तो 15 दिया गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। सभी को अब क्या करेंगे, अंदर में जोड़ देंगे, तो 6 4 10 5 15, हाथ में 1 5 4 9 2 11 1 12, हाथ में 1 2 1 3 2 5 1 6, तो 625 किसका स्क्वायर बनता है, तो 25 का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल यानी कि उस कमरे की जो है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी आ गई, 25 मीटर। सॉरी यहाँ पे 25 मीटर है, कितना है, 25 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके कमरे में जो है रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई पूछे, किसी में भी आपका घन में यानी कि या फिर घनाभ में पूछा जाए या फिर आपके किसी कमरे में पूछा जाएगी, तो क्या करेंगे, उसका डायगोनल निकाल लेंगे, यानी कि उसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याएं जो है कितना है, 16 और 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का जो है अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याएं यहाँ पर दी गई है, एक संख्या 16 दी गई है और एक संख्या 20 दी गई है। पूछा जा रहा है महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ देंगे। तो 16 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, 2 पे पावर। जब इसे जो आप इस तरीके से जो है तोड़कर भी इसे देख सकते हैं, तो 2 से यहाँ पे करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 बार में, 2 से करेंगे तो 2 बार में, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। जब 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 पचे 20, यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर इसे जो है फैक्टर आप डायरेक्ट जो है नहीं कर सकते, तो इसे जो है इस तरीके से आप तोड़कर लिख सकते हैं। तो 2 से इसे करेंगे तो 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5 बार में, तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 इसे लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, महत्तम समावर्तक, यानी कि इसका एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, तो 2 पे पावर 2 इसमें भी है 20 वाले में भी, और 2 पे पावर 2 जो है 16 वाले में भी, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 2 पे पावर 2। जब इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। या अगला क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लोवेस्ट कॉमन है। तो यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन कितना है, 2 पे पावर 4, कितना है, 2 पे पावर 4। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक इसमें 5 है, तो 5 को जो है यहाँ पर 5 पे पावर 1 जो है एलसीएम में लिख दिया जाएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 25 आपका कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया, 80 आ गया। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि 4:80। तो इसे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो एक बार में 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात जो है 20 आ जाएगा। क्या, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 42 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 5082 रुपया हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर यानी कि रेट क्या है। तो आपको जो है साधारण ब्याज में एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाता है साधारण ब्याज हो जाता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, तो 42 रुपया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 42 रुपया लिख देंगे। रेट आपको क्या करना है, निकालना है, तो उसे R से डिनोट कर देंगे। समय कितना दिया गया, तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया, तो 3 इसे लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर आपको इक्वल टू में क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट निकलना है। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। ये आपका क्या दिया गया है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। तो क्या करेंगे, 5082 में से कितना चला जाएगा, 4200। तो जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 882 रुपये आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 882 रुपये। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यहाँ पर जो है 6 से काट देते तो 6 सत्ते 42, 6 से 1 6 2 6 चौक 24, 4 6 सत्ते 42, 7 तिया 21, 21 सत्ते जो आपका क्या हो जाता है, 147 हो जाता है। यानी कि रेट यानी कि आपका दर कितना आ गया, 7% आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो आपको एकमात्र फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना होता है, लगभग सारा मैथ जो आपको इस फार्मूले से बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आप लिख के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बॉड मास थ्योरम जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बॉड मास थ्योरम जो है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए जरूरी होता है। तो बी से आपका हो जाता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है जिसका मतलब गुना होता है, डी से यानी कि डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। जो आपका पहले दिया हुआ है तो उसका पहले हल करेंगे, जो आपका बाद में दिया हुआ है उसे जो है बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का सारा पहले हल कर लेंगे। तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से यहाँ तक 2 वैल्यू आ गया क्या है, प्लस में, यहाँ पर -2 है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि अंदर का वैल्यू जो है ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आ गया, 0 यानी कि 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका कंप्लीट खत्म हो गया। तो 6 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा। यानी कि 10 में से अब क्या ब्रैकेट के अंदर का सारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 10 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कार जो है कितने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को कितने घंटे में, 14 घंटे में तय करती है। तो पूछा जा रहा है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
समान दूरी को जो है कितने समय में तय की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर आपका हो जाता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, समय यानी कि टाइम आपका होता है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये आपको फार्मूला जो है टाइम एंड डिस्टेंस में हमेशा याद रखना है कि क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल आपका क्या दिया गया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। समय आपका क्या दिया गया, 14 घंटा दिया गया है। तो जब चाल इंटू समय करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल दूरी, यानी कि 48 इंटू 14 किए तो आपका क्या आ गया, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया। तो जब इसे क्या करेंगे, 84 से डिवाइड करेंगे, या फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जो है इसे क्या लिखेंगे, 84 किलोमीटर प्रति घंटा से यक्स समय में जो है क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि इधर भी क्या है, टोटल डिस्टेंस, और इधर भी आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। क्या करेंगे, इसे अब हल करेंगे तो 14 छक 84, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 से 42, 6 48, यानी कि यक्स बराबर जो आपका कितना आ गया, 8 घंटा आ गया, यानी कि 8 आवर, यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो 8 घंटे में उस दूरी को तय कर लिया जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर यक्स अनुपात y कितना दिया गया, 7:5 दिया गया। y अनुपात z 7:11 दिया गया। पूछा जा रहा है कि यक्स y z का अनुपात क्या होगा। तो ये जो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसे क्या करेंगे, y को यहाँ पर बराबर करेंगे, क्योंकि y यहाँ पर 7 दिया गया है, y यहाँ पर 5 दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यक्स और मतलब y जो है क्या हो जाए, दोनों में बराबर हो जाए। तो यक्स आपका कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 49। y आपका कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 पचे 35 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि y आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपका z कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि यक्स अनुपात y अनुपात z का अनुपात कितना आता है, 49:35:55 आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि J2 तथा J5 प्रतिक्रियाओं में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि कार को बनाने में कुल समय जो है कितना लगता है, 1200 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि J2 और J5 प्रतिक्रिया में जो है कुल कितने समय लगेंगे। तो देख लेंगे कि कितना प्रतिशत जो है समय लगता है J2 और J5 में। तो J2 कितना है, 18%, और J5 आपका कितना है, 12%। यानी कि जब J2 और J5 को जोड़ा जाएगा तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 + 18, यानी कि टोटल परसेंट आपका कितना हो गया, 30%। तो कुल समय का कितना प्रतिशत ले रहा है, 30%, जो कि J2 और J5 ले रहा है। यानी कि क्या करेंगे, 1200 का 30% हम लोग निकाल लेंगे। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, यानी कि 2 शून्य 2 शून्य चला गया। आपका 12 तिया 36, यानी कि 360 आवर आपका आंसर आता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार के आधे को, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक कार के आधे को 9 दिन में करता है। यानी कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में। आधा काम अगर 9 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में करेगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि कितने व्यक्ति जो है समान कार्य को 6 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है, या फिर आगे इसमें अगर आवर दिया हुआ रहे तो मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बराबर आदमी इंटू दिन इंटू समय होता है। या फिर आपको जो है सिर्फ आदमी और दिन दिया हुआ रहे तो उसके बराबर भी जो आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है।
तो 12 आदमी जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम को। यहाँ पर आधा काम दिया गया था 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। यानी कि 12 आदमी जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति समान कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि मान लेते कि यक्ष व्यक्ति, तो यक्ष व्यक्ति जो है कितने दिनों में पूरा करना है, 6 दिनों में। तो इधर भी आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, इधर भी आपका कुल कार्य हो गया। दोनों का कार्य क्या है, समान है, क्योंकि दोनों जो है क्या करते हैं, एक ही कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 6 से काट देंगे, तो 6 तिया 18, यक्ष बराबर आपका कितना आ गया, 12 तिया 36। यानी कि उस काम को जो है 6 दिनों में करने के लिए 36 आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% जो है लाभ कमाता यानी कि प्रॉफिट कमाता है। पूछा जा रहा है आपसे कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य से जो है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी खुद में हमेशा यानी कि क्रय मूल्य जो है खुद में हमेशा कितना होता है, 100%। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना होता है, 100% होता है। उसे लाभ कितना चाहिए, 40% का लाभ चाहिए। यानी कि उसके एसपी यानी कि विक्रय मूल्य से बेचना कितने पे पड़ेगा, 140% में उसे बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। तो हमें अब निकालना क्या है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर 25% का क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। छूट हमेशा किस में दी गई जाती है, मार्केट प्राइस में। तो 25% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि 4 कोई मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की वस्तु, उसमें कितने की छूट दी गई, 1 यूनिट की छूट दी गई। यानी कि 4 का कोई वस्तु जो उसे 3 यूनिट में बेच दिया गया। तो 3 यूनिट बराबर कितना प्रतिशत, यानी कि एसपी कितना दिया गया। ये जो आपका इधर का क्या है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, इधर का आपका क्या है, एसपी यानी कि एसपी में आपका यूनिट दिया गया है, वैल्यू। तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर जो है कितना वैल्यू है, 140% वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है, मार्केट प्राइस निकालना। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 140/3%। हमें चाहिए 4 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो 4 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे। यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 14×56/3%। तो इसे क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज कर देंगे यहाँ पर जो है आपके मार्केट प्राइस को। तो मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 560 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 2 बचा, तो 3 8 24, फिर आपका 2 बचा तो 3 6 18, फिर आपका 6, फिर आपका 7। यानी कि मार्केट प्राइस आपका कितना प्रतिशत आ गया, यक्ष बराबर जो है कितना प्रतिशत आ गया, 186.67% आ गया। तो सीपी 100% था, मार्केट प्राइस कितना है, 186.67%। तो दोनों का जो अंतर रहेगा वही तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आपका प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 186.67 में से जब 100% को माइनस किया जाएगा यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 86.67% आ जाएगा। तीसरे जो आप इस तरीके से जो आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि आपका क्रय मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है कितना अधिक अंकित किया गया था, 86.67% अधिक अंकित किया गया था। किसमें, क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया गया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपके क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से, तो बोर्डमास थ्योरम को पता होना चाहिए। तो ये आपको जो है यहाँ पर ब्रैकेट छूटा हुआ, तो ये आपका जो है मिडिल, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपका जो है बिग ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट का सारा जो अंदर का हल कर लेंगे। तो 2/1/2 दिया गया, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा। यानी कि इतना तक का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो +4 है, यहाँ पर -4 है, तो +4 -4 यानी कि ये कट जाएगा। 8 में से -1/5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो -1/5 करेंगे तो यहाँ पर जो है बाकी सारा इधर का भी हल कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट का भी सारा हल कर लेंगे। तो 22 चौक 88, 88 या 3 आपका कितना हो जाता है, 91/4। फिर आपका क्या है, भाग का साइन है तो भाग का साइन लिख देंगे, 14/3।
यहाँ पर आपका का है, तो ब्रैकेट का अंदर जो है हल करेंगे तो 8 5 जो आपका क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा, 8 25 40 माइनस 1, यहाँ पर जो है क्या हो गया बिग ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 91/4 भाग आपका हो जाएगा 14/3 इंटू का साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 39/5, कितना हो जाएगा 39, 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39, तो यहाँ पर क्या दिया गया भाग दिया गया, तो इसे जो है इस तरीके से हल करेंगे तो 91/4, जब गुना में इसे चेंज किया जाता है तो क्या हो जाता है पलट जाता है, तो 5 ऊपर की ओर चला जाएगा, 14 इंटू 13 जो है क्या आ जाएगा नीचे की ओर चला आएगा, यानी कि अब इसे हल करेंगे तो 13 7 91 हो जाता है। बाकी जो है अब यहाँ पर कट रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका कट नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है 14 कट रहा है, 7 दूनी 14 यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5/4 दूनी 8 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ गया 5/8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को जो आपको परीक्षाओं में भी जो है सावधानी से हल करना होता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो परीक्षाओं में आप भी जो है इसे सावधानी से हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को नए लड़के से क्या कर दिया जाता है बदल दिया जाता है, तो फिर बोला जा रहा है कि 18 लड़के की औसत आयु क्या हो जाती है जब नए लड़के को बदल दिया जाता है किसी एक 12 वर्ष के पुराने लड़के से, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है 1.5 वर्ष की जो है वृद्धि हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि नए लड़के यानी कि न्यू बॉय का आयु यानी कि एज क्या है, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे शॉर्टकट तरीके से बना लेंगे, फिर जो आपको बेसिक तरीका से बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जाने वाले लड़के की उम्र कितनी है तो 12 साल, कितने साल है 12 साल है, और जब नए लड़के ने प्रवेश किया तो औसत आयु जो है कितना बढ़ गया 1.5 उम्र बढ़ गया, तो टोटल आयु जो है कितना बढ़ गया होगा तो 18 इंटू क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 साल आ जाएगा, यानी कि नए लड़के के प्रवेश के बाद जो है टोटल आयु में जो है कितनी वृद्धि हो गई 27 साल की वृद्धि हो गई। तो क्या करेंगे जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा न्यू बॉय यानी कि नए लड़के की आयु आ जाएगी, यानी कि 7 2 9 2 1 3, यानी कि 39 साल क्या हो गए आपके नए लड़के की आयु हो गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से जो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं या फिर इसे बेसिक तरीका से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे एवरेज यानी कि औसत को क्या मान लेंगे यक्स आयु मान लेंगे, यक्स एज मान लेंगे। एवरेज जो आपका दिया गया है वो जो आपके नए लड़के के प्रवेश से पहले की एवरेज है, हमने क्या माना नए लड़के से प्रवेश से पहले की एवरेज क्या मान लिया यक्स मान लिया, और जो नया बॉय आया यानी कि नया लड़का आया उसका उम्र क्या मान लिया हम लोग ने ए साल मान लिया, क्या मान लिया ए साल मान लिया। तो अब क्या करेंगे इक्वेशन इसे बैठाएंगे, तो 18 लड़के की औसत आयु जो है पहले कितनी थी यक्स थी, यानी कि टोटल उम्र कितना था 18 यक्स था, चला कितना गया चला जो गया कितने उम्र का लड़का चला गया 12 उम्र का लड़का चला गया, कितने उम्र का लड़का चला गया 12 साल के लड़का जो है चला गया समूह को छोड़कर। अब फिर जो है प्रवेश कितने साल का किया यानी कि ए उम्र का जो है लड़का क्या किया गया प्रवेश किया गया, तो ये जो आपका क्या आ गया टोटल उम्र आ गया किसके नए लड़के के प्रवेश के बाद। तो इधर भी क्या करेंगे नए लड़के के प्रवेश के बाद के जो है क्या करेंगे टोटल उम्र इधर लिख देंगे, यानी कि 18 यक्स जो है पहले औसत था, नए औसत में जो है कितनी की वृद्धि की गई 1.5 वृद्धि हो गई एक नए लड़के के आने के बाद, यानी कि इधर भी जो आपका क्या हो गया टोटल उम्र हो गया और इधर भी आपका क्या हो गया टोटल उम्र हो गया। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा नए लड़के की आयु यानी कि न्यू बॉय की आपका साल निकल जाएगा। तो ये जो है हल करते हैं तो 18 यक्स माइनस 12 प्लस ए इक्वल टू 18 यक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू 1.5 करेंगे तो 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। 18 यक्स आपका चला गया, ए जो है आपका इधर रह जाएगा, 12 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 27 प्लस 12 आपका कितना हो जाएगा 39 साल हो जाएगा, यानी कि आपका नए लड़के की आयु क्या आ गई 39। या आप बेसिक तरीका से कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट तरीका से भी इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पी और क्यू का अनुपात कितना दिया गया है 5:6 दिया गया है,
आर और क्यू का अनुपात कितना दिया गया, 25:9 दिया गया। पूछा जा रहा है आपसे कि पी और आर का अनुपात यानी कि जो आपका रेशियो क्या होगा पी और आर का। तो क्या करेंगे, क्यू को जो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू का मान है 6 और क्यू का मान यहाँ पर 9 है। तो क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे, यानी कि पी और क्यू का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है। और क्यू और आर का अनुपात इसे क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, जिससे जो आसानी हो हल करने में। तो क्यू का अनुपात कितना दिया गया, 9 दिया गया क्यू का मान दूसरे अनुपात में, और आर का मान जो है 25 दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू का मान बराबर करेंगे। तो क्यू का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 9 से यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, पी क्यू और आर का आपका अनुपात निकल जाएगा। यानी कि पी जो है कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 5×3=15। क्यू का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6×18। दूसरे में भी आपका क्यू का वैल्यू 9×18 ही होता है, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25×50। आपसे पूछा किसका जा रहा है, पी और आर का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि 15:50। तो इसे हल करेंगे तो 5×3=15, 5 से इसे काटेंगे तो 5×10=50, यानी कि 3:10 जो है किसका आ जाता है, पी और आर का रेशियो आ जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है, 60% अधिक है। फिर बोला जा रहा है कि एक वस्तु को जो है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी जो हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है। उसे जो है कितना प्रतिशत अधिक में अंकित किया गया, तो 60% अधिक, यानी कि 100 का सामान 60% अधिक में अंकित किया गया, यानी कि 160% में उसे अंकित किया गया। यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया, 160%। फिर बोला जा रहा है कि उसे जो है 20% लाभ कमाना है। तो यानी कि 100 का सामान जो उसे बेचना कितने में है, 120% में बेचना है। कितने में बेचना है, 120% में, यानी कि एसपी उसका कितना, 120%। तो पूछा जा रहा है कि उसे छूट प्रतिशत जो है क्या होगा, उसका जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य तो कितना था, 100%। उसे बेचना चाह रहा है 120% में, लेकिन उसे अंकित किया गया कितना, 160% में। तो कुछ तो छूट दिया गया होगा, तभी तो उसे कम दामों में बेचा गया। तो छूट यहाँ पर कितनी का दिख रहा है, 40% का छूट दिख रहा है। तो छूट हमेशा किस में दी जाती है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो 160 है। परसेंट में इसे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो 4×16, 4 से जो है 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका डिस्काउंट यानी कि छूट कितना आ गया, 25%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या है, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम है। उसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि आधार की त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपको क्या पता होना चाहिए, शंकु यानी कि कोण का जो है आपको वॉल्यूम यानी कि आपको आयतन पता होना चाहिए। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसका, शंकु यानी कि कोण के वॉल्यूम यानी कि आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करेंगे, इसे जो अब हल करेंगे तो 1/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर आपका नहीं दिया गया तो इसे आर ही रहने देंगे। एच आपका यानी कि लंबाई कितनी दी गई ऊंचाई का, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया। और टोटल वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना दिया गया, 1232। तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 1232। बाकी सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आर यानी कि त्रिज्या निकल जाएगी। तो 11 दूनी 22 हो गया। 11 से काटेंगे तो 11 1 11 1 11 दूनी 22 चला गया। यहाँ से जो है 3 8 24 चला गया। 8 दूनी 16, 16 से 112 चला जाएगा कितने बार में, 7 बार में। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49। तो आर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि आपकी त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर आंसर 7 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत जो है किस वर्ष के लिए जो है न्यूनतम है।
तो यहाँ पर दिया क्या गया है y1, y2, y3, इस तरीके से जो है y7 के लिए जो है व्यय तथा राजस्व का अनुपात दिया गया। जैसे कि इस तरीके से जो आपका क्या दिया गया, y1 जो है 0.8 दिया गया, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा। तो ऊपर वाला जो आपका क्या है व्यय है, यानी कि क्या है खर्च है। नीचे वाला राजस्व यानी कि क्या है एक तरीके से कमाई है। क्या है आपकी कमाई है। क्या है राजस्व यानी कि कमाई है। यानी कि 8 रुपया मान लीजिए वो जो है खर्च करता है, 10 रुपये जो है कमाता है। जिससे जो आप क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बोला जा रहा है। जब आपसे रकम में पूछा जाता तब आपको यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाता है, ऑप्शन 2, क्योंकि किसी भी अनुपात का जो है तब तक के लिए निश्चित वैल्यू नहीं दिया हो तब तक के लिए उसका हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत, तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं, इसका जो है आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो से जो है रेशियो मेथड से परसेंटेज में निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू निकाला जा सकता है, लाभ प्रतिशत निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपको देखना है कि सबसे कम जो है लाभ किस में हो रहा है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा व्यय जो है किस में की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्व जो है राजस्व सभी में बराबर हो रहा है। क्योंकि जब भी जो है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में सभी में जो है क्या चलाएगा, नीचे 10 चलाएगा। क्या चलाएगा, नीचे 10 चलाएगा। लेकिन जब इसे जो है हटाया जाएगा तो सबसे कम राजस्व जो है किस में हो रहा है, सबसे राजस्व जो है इसमें सभी के बराबर ही किया जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक व्यय किसमें किया गया है, y7, यानी कि 96 रुपया व्यय किया गया और 100 रुपया जो है क्या हुई है, कमाई हुई है। यानी कि सबसे कम जो है लाभ किस में हो रहा है, y7। इसे जो है परसेंटेज से भी निकालेंगे तो 90/96 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च की गई है और सभी को राजस्व जो है यानी कि कमाई जो है सभी को बराबर हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च जो है y7 के द्वारा की जा रही है। इसका मतलब आपको लाभ जो है सबसे कम किस में होगा, y7 में होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया कि ए बी से कितने 20% कम है। ये आपको इक्वेशन दिया गया, आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। यानी कि बी मान लीजिए 100 है तो ए कितना है, 80 है, क्योंकि कितना कम है, 20% कम है। इसे जो है रेशियो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का 80, 20 25 100। यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 4 है, बी का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सारा पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, बी का वैल्यू जो है कितना है, 5 है, तो 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस ए है तो ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। बटा में जो है क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 10 में से 4 चला गया तो कितना हो गया, 6/4। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका परिमाप दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, योग या तरह से आपका दिया गया परिमापों का, यानी कि परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया गया। तो क्या करेंगे, 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर आपका जो है टोटल योग कितना दिया गया, 63 दिया गया। यहाँ पर हल करेंगे तो 9 7 63, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यूनिट में कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सबसे बड़ी भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपकी हो गई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रमेश 75 वस्तुएं जो है कितना में खरीदता है, 10,800 रुपये में खरीदता है। फिर बोला जा रहा है कि जब उसको बेचा जाता है तो उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि पर बेचा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु यानी कि एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस आपका क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि एसपी और सीपी का जो है रेशियो क्या है, यानी कि 75 वस्तुओं का सीपी में क्या होता है,
जब उसे जो है बेचा जाता है तो क्या होता है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि इधर जो आपका क्या हो गया, टोटल 75 वस्तुओं का सीपी हो गया। जब उसे 75 वस्तुओं को बेचता है यानी कि 75 वस्तुओं का एसपी, जब उसे क्या होता है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि इधर क्या कर देंगे, 5 ESP जोड़ देंगे। यानी कि जब 75 वस्तुओं को बेचा जाता है तो क्या होता है, 5 वस्तुओं की हानि होती है सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इधर भी आपका टोटल सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया और इधर भी आपका टोटल सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया। तो इसे जो है क्या करेंगे, 75 सीपी, 75 और 5 80 ESP। जब इसे काटेंगे तो 15 पचे 75 और 16 पचे 80। यानी कि सीपी और ESP का जो है रेशियो कितना आ जाएगा, 16/15 आ जाएगा। यानी कि सीपी जो एक वस्तु को 16 यूनिट में बेची गई और ESP जो है यानी कि 15 यूनिट में उसे बेची गई। तो यहाँ पर 75 वस्तुओं का क्या दिया गया, 75 वस्तुओं का यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया गया। कितने वस्तुओं का, 75 वस्तुओं का। तो क्या हम एक वस्तुओं का सीपी निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते। तो क्या करेंगे, ये 10,800 में से क्या करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे। किसे करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 और यहाँ पर आपका हो गया 3, तो 5 6 30। 15 से यहाँ पर काट के देखते हैं तो 15 1 आपका हो जाता है 6 15 चौक 60, 15 चौक 60। यानी कि एक वस्तु का सीपी जो है कितना आ गया, 144। तो यहाँ पर यूनिट में कितना वैल्यू दिया गया था, 16 यूनिट। यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू जो है कितना, 144 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 रुपये। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 रुपीज हो गया। हमें पूछा क्या जा रहा है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे तो 15 नंबर आपका कितना हो जाएगा, 135। यानी कि सीपी जो है एसपी जो है आपका यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया एक वस्तु का, 135 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत जो है कितना हो जाता है, 47 बन जाता है। तो पूछा जा रहा है कि y का मान क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में जब y जोड़ा जाता है, तो जब आपको प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो उतना ही जितना आपको जो है प्रत्येक संख्या में जोड़ी गई उतना ही जो आपका क्या हो जाता है, औसत में भी वृद्धि होती है। तो औसत में यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, 44 से कितनी हो गई, 47 हो गई। यानी कि वृद्धि कितनी हो गई है एवरेज में, तो 3 की भी एवरेज में वृद्धि की गई। यानी कि जितनी एवरेज में वृद्धि की गई उतनी जो है प्रत्येक संख्याओं में भी जो है क्या की गई होगी, वृद्धि की गई होगी। यानी कि y का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति बचत का जो है माध्य क्या है। तो एक व्यक्ति जो है कितने रुपए बचाता है, तो 5 रुपये बचाता है। 3 व्यक्ति 15 रुपये बचाता है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, माध्य यानी कि एवरेज। एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो सभी को क्या करेंगे कि निकाल लेंगे जो है कुल कितने रुपये बचाए जाते हैं और टोटल व्यक्तियों की संख्या जोड़कर उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा जो है 5 रुपये बचाए जाते हैं। फिर अगला जो है 15 रुपये कितने व्यक्ति बचाता है, 3 व्यक्ति, यानी कि टोटल 45 रुपये बचाया जाता है। फिर आगे जो है 20 चौक 80 रुपये बचाया जाता है। 25 दूनी 50 रुपये बचाया जाता है। 30 रुपये बचाया जाता है। फिर 35 रुपये बचाया जाता है। फिर 40 दूनी 80 रुपये बचाया जाता है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कुल रुपया जो है बचाया गया जो है कुल रुपया आपका निकल जाएगा। तो 5 या 15 यहाँ पर आपका ये हो गया एक हाथ में। 8 4 12 5 17 3 20 20 3 23 23 8 31 31 आपका कितना हो गया, 32। यानी कि 325 जो है टोटल रुपया बचाया जाता है। और आदमियों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12 2 14। यानी कि 14 व्यक्ति मिलकर जो है कितने रुपया बचाता है, 325 रुपया। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसे हल करके देख लेते हैं। तो 14 दूनी 28 आपका हो जाता है। फिर आपका 4 बचा, 14 तिया 42। फिर आपका बचा 3, तो 14 दूनी 28 यानी कि 23.21 जो है आपका क्या हो गया, माध्य। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है कितना है, 2464 सेंटीमीटर क्यूब है।
बोला गया है कि शंकु की लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले जो आपको लंबवृत्तीय शंकु यानी कि कोण का जो है आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर EH होता है। तो इसे जो है क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो 1/3 पाई को 22/7 लिख सकते हैं। आर हमें यानी कि त्रिज्या निकालना है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। ऊंचाई आपका कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। और आयतन जो है टोटल कितना दिया गया है, 2464 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया आयतन। तो इसे हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यहाँ पर काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 से यहाँ पर आपका नहीं जाता तो यहाँ पर जो है 2 रहने देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 चौक 24, 8 से यहाँ पर कट जा रहा था यानी कि आपका, तो 2 से जो है 28 यानी कि 56 आपका हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर आपका कितना हो गया, 28, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28 यानी कि 7। तो आर आपका कितना आ जाएगा, तो आर आपका 7 × 2 यानी कि 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपकी कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला गया कि J1 तथा J4 प्रतिक्रियाओं से लगने वाले समय के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, कुल समय दिया गया। तो जो आपका प्रतिशत में अंतर होगा वही आपका क्या होगा, समय में अंतर होगा। तो J1 जो आपका कितना दिया गया है, 14%। J4 आपका कितना दिया गया, 8%। तो दोनों का परसेंट में अंतर कितना है, तो अंतर आपका 14 - 8% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6% का अंतर। तो जितना आपका परसेंट में अंतर होगा उतना आपका क्या होगा, समय में अंतर होगा। यानी कि 1200 का क्या करेंगे, 6% निकालेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यानी कि 12 छक आपका कितना हो जाता है, 72 आवर आपका हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बोला गया कि मोहित एक स्थान ए से जो है चलना आरंभ करता है, बी पर जो है कितने 12 घंटा में जो है पहुंच जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि वह कुल दूरी का कितना 1/5वां हिस्सा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है जाता है, तय करता है, और शेष दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूछा जा रहा है कि ए तथा बी के जो है मध्य दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, हमेशा जो आपको पता होना चाहिए, ये सब फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हमें जो है यहाँ पर पहले जो है क्या दिया गया, 1/5 दूरी। तो हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल दूरी जो है यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, 5x है। 1/5वां भाग जो है कितने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। कितने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, यानी कि 5x का 1/5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x किलोमीटर जो है कितने स्पीड से चलता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो समय बराबर आपको बताया गया था दूरी बटा चाल। दूरी कितना, x किलोमीटर, चाल आपका 6 किलोमीटर। तो ये आपका जो है समय निकल गया x किलोमीटर का। फिर आपको जो है बोला जा रहा है शेष दूरी। तो 5x में से हमने x चल लिया तो बचा कितना, 4x बचा, जो कि चलता है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये जो है x किलोमीटर का समय हो गया, और ये जो है 4x की दूरी का समय हो गया। यानी कि टोटल दूरी जो आपका कितना हो गया, ये जो है आपका टोटल इक्वेशन का जो है इधर से क्या निकल जाएगा, आपका टोटल दूरी। तो टोटल दूरी यानी कि टोटल समय आपका कितना दिया गया, सॉरी यहाँ पर जो है टोटल टाइम आपका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम यानी कि टोटल समय हो जाएगा। तो टोटल समय आपका कितना दिया गया, 12 घंटा दिया गया। तो इसे जो है क्या करेंगे, सभी को हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, 5 में इससे पुट कर देंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी भी आपकी निकल जाएगी। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। तो 6 चौक 24 यानी कि यहाँ पर 4x, 8 तिया 24 यानी कि 4 तिया 12 इक्वल टू जो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। यानी कि जोड़ेंगे तो 16x बटा नीचे 24 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 12। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
2 से काटेंगे तो 2 छक 12, यानी यक्स का वैल्यू जो है कितना आ गया, 18 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, 18 से में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल दूरी जो है कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।